24 नवंबर 2025। आज सुबह जब ये खबर आई तो ऐसा लगा जैसे भारतीय सिनेमा के घर की कोई बहुत मजबूत दीवार गिर गई हो। गिर गई हो। धर्मेंद्र नहीं रहे, ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, जैसे एक पूरा दौर ही खत्म हो गया। बिल्कुल, एक ऐसा दौर जो 6 दशकों से ज्यादा तक मतलब हमारे दिलों पर और पर्दे पर छाया रहा। बिल्कुल। वो सिर्फ एक स्टार नहीं थे, वो घर के एक सदस्य जैसे थे। हाँ। हर पीढ़ी ने उनसे जुड़ाव महसूस किया। और इसीलिए आज हम सिर्फ उनकी, आप देखिए, 300 से ज्यादा फिल्मों की लिस्ट नहीं दोहराने वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम उस सफर को जीना चाहते हैं। कैसे पंजाब के नसराली गांव का एक सीधा साधा लड़का बॉलीवुड का ही मैन बन गया। ये कहानी कमाल की है। और इस कहानी की परतें खोलने के लिए हमारे पास काफी कुछ है। मतलब उनके करियर का एक पूरा विश्लेषण है, उनके गांव और बचपन से जुड़ी कुछ बहुत ही खास जानकारियां हैं जो बताती हैं कि वो असल में कैसे इंसान थे। अच्छा। और उनके पूरे फिल्मी सफर का एक टाइमलाइन भी है। तो हमारा मिशन साफ है, धर्मेंद्र के अलग अलग किरदारों के पीछे के असली इंसान को समझना। वो रोमांटिक हीरो, वो एक्शन किंग, वो कामयाब प्रोड्यूसर, एक पिता, और आखिर में एक ऐसा कलाकार जो कभी बूढ़ा नहीं हुआ। चलिए, कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से वो शुरू हुई थी, पंजाब के एक छोटे से गांव से। 8 दिसंबर 1935, नसराली गांव, पंजाब। यहाँ धर्मेंद्र कृष्ण देओल का जन्म हुआ, लेकिन उनका जो बचपन बीता वो पास के ही एक कस्बे साहनेवाल में बीता। साहनेवाल? हाँ। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जो उनके पूरे व्यक्तित्व को समझने में मदद करती है। उनके पिता केवल कृष्ण जी गांव के ही एक स्कूल में हेडमास्टर थे। एक हेडमास्टर का बेटा। सोचिए उस माहौल की कल्पना कीजिए। अनुशासन भी होगा और पढ़ाई लिखाई का माहौल भी। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि धर्मेंद्र ने भी उसी स्कूल में पढ़ाई की और उनका परिवार साहनेवाल के पुराने बाजार में एक किराए का मकान में रहता था। मतलब एक बहुत ही साधारण, जमीन से जुड़ी हुई परवरिश। और शायद यही वजह है, आप देखिए, कि इतने बड़े स्टार बनने के बाद भी वो धर्म ही रहे। हाँ, वो बात तो थी। उनकी बातों में, उनके अंदाज में वो पंजाबी मिट्टी की महक हमेशा रही। वो कभी अपनी जड़ें नहीं भूले। मैं ही सोच रहा था, एक हेडमास्टर का बेटा, एक छोटे से कस्बे से। उस जमाने में तो एक्टर बनना एक बहुत बड़ा सपना रहा होगा, है ना? शायद कुछ लोगों के लिए नामुमकिन भी। बहुत बड़ा। तो क्या उनके परिवार ने उन्हें सपोर्ट किया? ये सफर शुरू कैसे हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है। उस दौर में ये आसान बिल्कुल नहीं था, लेकिन धर्मेंद्र के पास सिर्फ सपना नहीं था, जुनून था। और उन्हें एक रास्ता मिला। कैसा रास्ता? फिल्मफेयर मैगजीन ने एक राष्ट्रीय स्तर का नया टैलेंट अवार्ड कॉन्टेस्ट आयोजित किया था। अच्छा, टैलेंट हंट जैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने उसमें हिस्सा लिया और जीत गए। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये मुंबई का टिकट था। वाह। और इसी के बाद वो पंजाब छोड़कर मुंबई आ गए और 1960 में उन्हें पहली फिल्म मिली, दिल भी तेरा हम भी तेरा। और यहीं से 60 के दशक का वो दौर शुरू होता है जहां एक नर्म रोमांटिक हीरो पर्दे पर अपनी जगह बना रहा था। अनपढ़ 1962 की और बिमल रॉय की बंदिनी 1963। इन फिल्मों में लोगों ने उन्हें नोटिस किया, एक शर्मीला, ईमानदार सा हीरो। उस समय के हिसाब से अगर देखें तो राज कपूर का एक शोमैन वाला अंदाज था, देवानंद का शहरी स्टाइल था। सही। उनके बीच धर्मेंद्र एक सीधे सादे सच्चे भारतीय नौजवान का चेहरा बनकर उभरे। लेकिन असली धमाका होना अभी बाकी था। आप 1966 की फूल और पत्थर की बात कर रही है ना? बिल्कुल। वो उनके करियर का मतलब असली टर्निंग पॉइंट था। उस फिल्म में पहले बार उनका वो शर्टलेस सीन था जिसने उन्हें एक नई पहचान दी। हाँ, वो तो आइकॉनिक था। फिल्म जबरदस्त ब्लॉकबस्टर हुई। वो एक ऐसे स्टार बन गए जिन पर पैसा लगाया जा सकता था। और इसी फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला फिल्मफेयर नॉमिनेशन मिला। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ वो कमर्शियल हीमैन की इमेज की तरफ बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ 1969 में उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की सत्यकाम की। एक ऐसा किरदार सत्यप्रिय जो किसी भी कीमत पर अपने आदर्शों से समझौता नहीं करता। आज भी कई लोग इससे उनके करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मानते हैं। सत्यकाम सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक सोच थी। वो नेहरू के दौर के भारत के आदर्शों को दिखाती थी, जहां सच्चाई और ईमानदारी सबसे ऊपर थी। और धर्मेंद्र ने उस किरदार को जिया था। ये बात साबित हो गई कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक बहुत ही गहरा और संवेदनशील एक्टर भी है। बिल्कुल। लेकिन विडंबना देखिए, जिस दौर के आदर्शों को वो सत्यकाम में जी रहे थे, वो दौर खत्म हो रहा था और देश के साथ साथ सिनेमा का हीरो भी बदलने वाला था।
तो एक तरफ उस सत्यकाम जैसा आदर्शवादी किरदार कर रहे हैं और फिर कुछ ही सालों में वो मेरा गांव मेरा देश के एक्शन हीरो बन जाते हैं। ये सिर्फ एक एक्टर का बदलाव था या समाज भी बदल रहा था? ये समाज का आईना था। 70 का दशक आते आते ना नेहरूवादी समाजवाद के सपनों पर से लोगों का भरोसा उठ रहा था। अच्छा। सिस्टम के खिलाफ एक गुस्सा था, एक बेचैनी थी, और सिनेमा को एक ऐसे हीरो की जरूरत थी जो कानून हाथ में लेकर खुद इंसाफ कर सके। सही बात है। अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन बनने से ठीक पहले धर्मेंद्र ने उस एक्शन हीरो की जमीन तैयार कर दी थी। मतलब 70 का दशक उनके सुपरस्टारम का शिखर था। ही मैन का जन्म बिल्कुल यही हुआ। हाँ, और इसकी शुरुआत हुई 1971 में मेरा गांव मेरा देश से। डाकू और गांव वाले की ये कहानी जबरदस्त हिट हुई। फिर 1972 में सीता और गीता आई, जिसमें हेमा मालिनी के साथ उनकी जोड़ी को अमर कर दिया। और 1973 में आई यादों की बारात, जिसे भारत की पहली मसाला फिल्म कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। बिछड़े हुए भाई, बदला, एक्शन, रोमांस, जबरदस्त संगीत, मतलब पूरा पैकेज था। बिल्कुल। इसने मसाला फिल्मों का एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जो दशकों तक चला। और फिर 1975 में वो हुआ जिसने भारतीय सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। शोले पे तो घंटों बात हो सकती है। वीरू का किरदार, वो पानी की टंकी वाला सीन, जय के साथ उसकी दोस्ती, वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक इमोशन बन गई थी। हमारे स्रोत बताते हैं कि अगर हम आज के टिकट के दाम के हिसाब से महंगाई को एडजस्ट करें तो दर्शकों की संख्या के मामले में शोले आज भी भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। ये तो कमाल की बात है। यहाँ एक मजेदार किस्सा है। कहते हैं कि धर्मेंद्र पहले ठाकुर का रोल करना चाहते थे। अच्छा। लेकिन जब रमेश सिप्पी ने बताया कि वीरू का रोल हेमा मालिनी के साथ है, तो वो तुरंत वीरू का रोल करने के लिए तैयार हो गए। तो ये एक रोमांटिक फैसला था जिसने सिनेमा का इतिहास बना दिया। हाँ, कह सकते हैं। और ये सिलसिला रुका नहीं। 1977 में धर्मवीर आई, जो एक और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। और इसी दशक में हेमा मालिनी से उनका रिश्ता परवान चढ़ा और 1980 में दोनों ने शादी कर ली, जबकि वो 1954 से प्रकाश कौर से शादीशुदा थे। सही कहा। 70 का दशक हर लिहाज से धर्मेंद्र का था। उन्होंने रोमांस और एक्शन के बीच एक ऐसा संतुलन बनाया जो किसी और एक्टर ने नहीं बनाया था। वो बॉक्स ऑफिस के बेताज बादशाह थे। तो जब 80 का दशक आया, तब तक उनकी एक्शन किंग की इमेज पत्थर की लकीर बन चुकी थी। बिल्कुल। और उन्होंने इसी इमेज को और आगे बढ़ाया। मुझे हुकूमत याद है, 1987 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी वो। हाँ, और गुलामी, लोहा, द बर्निंग ट्रेन जैसी कई बड़ी हिट फिल्में भी इसी दौर में आईं। लेकिन 80 के दशक के अंत और 90 की शुरुआत में सिनेमा फिर बदल रहा था। खान्स और कुमार का दौर आ रहा था। हाँ, मल्टीप्लेक्स कल्चर शुरू हो रहा था। ऐसे में एक बड़ा सवाल था, धर्मेंद्र अब क्या करेंगे? और यहाँ उन्होंने जो किया वो उनकी समझदारी और मतलब बिजनेस की समझ को दिखाता है। ये एक जीनियस मूव था। जब बड़े शहरों के मल्टीप्लेक्स में नए सितारे चमक रहे थे, धर्मेंद्र ने उस विशाल ऑडियंस को पकड़ा जो आज भी छोटे शहरों के सिंगल स्क्रीन सिनेमा में एक्शन और ड्रामा देखना चाहती थी। अच्छा, बी और सी सर्किट वाली ऑडियंस। बिल्कुल। उन्होंने कम बजट की एक्शन फिल्में करनी शुरू कर दी जो इन सर्किट्स में जबरदस्त हिट होती थीं। उन्होंने अपनी रेलेवेंस खुद बनाई जो उस दौर के कई बड़े स्टार्स नहीं कर पाए। मतलब उन्होंने अपनी ऑडियंस को कभी नहीं छोड़ा। और इसी दौर में उन्होंने एक और टोपी पहनी, एक प्रोड्यूसर की। हाँ। उन्होंने सिर्फ अपना करियर ही नहीं बचाया बल्कि अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया। बिल्कुल। 1983 में उन्होंने विजेता फिल्म्स की स्थापना की और इसी बैनर के तले 1983 में अपने बड़े बेटे सनी देओल को बेताब से लॉन्च किया। और वो फिल्म जबरदस्त हिट रही, बहुत बड़ी हिट। फिर 1995 में छोटे बेटे बॉबी देओल को बरसात से लॉन्च किया और वो फिल्म भी सुपर डुपर हिट हुई। ये दिखाता है कि वो सिनेमा की नब्ज को एक एक्टर के तौर पर भी और एक प्रोड्यूसर के तौर पर पहचानते थे। इसी दौर से जुड़ा एक बहुत भावुक पल है जो मुझे हमेशा याद रहता है। 1997 का फिल्म फेयर अवार्ड समारोह, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा था। मैं उस पल की कल्पना कर सकती हूँ। अवार्ड लेते हुए उनकी आंखों में आंसू थे। हाँ। उन्होंने बहुत ईमानदारी से कहा, मैंने सैकड़ों फिल्में की, बहुत कामयाबी मिली, लेकिन मुझे कभी बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला। उस एक पल में एक सुपरस्टार की सारी मासूमियत और दुख बाहर आ गया। फिर उसी मंच पर दिलीप कुमार साहब ने जो कहा वो तो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, जब भी मैं ऊपर वाले से मिलूंगा तो मेरी एक ही शिकायत होगी, आपने मुझे धर्मेंद्र जितना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया।
हाँ, एक लेजेंड की तरफ से दूसरे लेजेंड को इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है? वो अपने दोनों बेटों के साथ पर्दे पर आए। और हाल ही में 2023 में 87 साल की उम्र में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उनका काम देखिए। शबाना आजमी के साथ उनका रोमांस फिल्म का सबसे दिल छू लेने वाला हिस्सा था। बिल्कुल। उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा कलाकार कभी रिटायर नहीं होता। उनका चार्म वैसा का वैसा ही था। फिल्मों के अलावा भी वो सक्रिय रहे। 2004 से 2009 तक वो बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे। हाँ, हालांकि राजनीति उन्हें ज्यादा रास नहीं आई। वो रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में जज के तौर पर भी नजर आए, जहां उनका वो मजाकिया और भावुक अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया। उनका जीवन हमेशा भरा पूरा रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों से स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। 11 नवंबर 2025 को तो उनकी मृत्यु की एक झूठी अफवाह भी उड़ी थी। हाँ, जिसे परिवार को खारिज करना पड़ा। बिल्कुल। और फिर 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में वो हम सबको छोड़कर चले गए। उनकी आखिरी फिल्म 21 थी, जो अब उनके जाने के बाद रिलीज होगी। जब हम इस पूरी यात्रा को देखते हैं, बिल्कुल 65 साल का करियर, 300 से ज्यादा फिल्में, हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड, तो सवाल उठता है कि उनकी विरासत क्या है? सिर्फ ये आंकड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी विरासत इन आंकड़ों से बहुत बड़ी है। वो एक एहसास है। बिल्कुल। सलमान खान जैसे आज के सुपरस्टार कहते हैं कि वो सिर्फ धर्मेंद्र को फॉलो करते हैं। जया बच्चन ने उन्हें ग्रीक गॉड कहा था। उनकी खासियत ये थी कि वो एक ही समय में ही मैन भी थे और उनकी आंखों में एक बच्चे जैसी मासूमियत भी थी। वो पर्दे पर जितना सख्त दिख सकते थे, उतने ही नर्म और संवेदनशील भी। ये कॉम्बिनेशन बहुत दुर्लभ है। सही कहा। वो एक ही किरदार में एक्शन, कॉमेडी और रोमांस को घोल देते थे और सब कुछ असली लगता था। वो कभी एक्टिंग करते हुए नहीं लगते थे, ऐसा लगता था वो बस वैसे ही हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। वो पंजाब के एक छोटे से गांव से आए और दशकों तक हिंदुस्तान के दिल पर राज किया, लेकिन अपनी सादगी कभी नहीं खोई। तो अब जब हम इस पूरी बातचीत को समेटते हैं, तो एक आखिरी सवाल मन में आता है, जो शायद श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ देना चाहिए। जरूर। धर्मेंद्र ने अपने शिखर के दिनों में कभी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का कोई बड़ा पुरस्कार नहीं जीता, फिर भी वो दशकों तक लोगों के दिलों में सबसे बड़े हीरो बने रहे। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है।